नमस्कार दोस्तों, कैरियर कल्याण में आपका स्वागत है। आप सब जानेंगे बिहार में हो रहे जमीन सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी तथा सर्वे के कितने फायदे हैं, सर्वे में रैयत का कर्तव्य क्या है तथा फॉर्म कैसे भरें, पूरी डिटेल्स के साथ। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी जमीन के बारे में वीडियो आए तो सबसे पहले जानकारी आपको हो तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बिहार जमीन सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हम सब जानते हैं, खतियान की लगभग 100 साल से भी अधिक हो गया है। ये खतियान अंग्रेज का समय का बनाया गया है। इस खतियान के लोग एक भी जीवित नहीं हैं। खतियान के दस्तावेज काफी पुराने, अस्पष्ट, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। स्वरूप तथा स्वामित्व दोनों में बदलाव आ गए हैं। सबसे पहले देखेंगे स्वरूप में किस प्रकार बदलाव आए हैं। नक्शा काफी पुराना है, परंतु आज भूमि का स्वरूप काफी बदल चुका है। जैसे कई खेतों में मछली पालन करने के लिए तालाब, पोखरा बन गया है। खेतों की सिंचाई के लिए नहर, पैन, पुल आदि बनाए गए हैं तथा नदी अपना रास्ता बदल चुका है। हर एक गांव में नली गली, पक्की सड़कें तथा कई जगहों पर रेलवे का निर्माण किया गया है तथा जनसंख्या बढ़ने से कई नए घर का निर्माण किया गया है। इस प्रकार जो नक्शा में स्वरूप होता है वो काफी बदल गया है। अब हम देखेंगे कि स्वामित्व किस प्रकार बदले हैं। बंटवारा के कारण जमीन का स्वामित्व बदल गया है। खरीद बिक्री के कारण जमीन का स्वामित्व बदल गया है। इस प्रकार भूमि का स्वरूप तथा स्वामित्व में बदलाव को देखते हुए बिहार में विशेष सर्वेक्षण की जरूरत पड़ी। अब हम जानेंगे बिहार विशेष सर्वेक्षण के क्या लाभ हैं। तो बिहार विशेष सर्वेक्षण से डिजिटल तथा पारदर्शिता दोनों आ जाएगी। डिजिटल होने से दस्तावेज जलने, गलने, फटने, बाढ़ में डूबने, चोरी होने का खतरा समाप्त हो जाएगा। किसी जमीन को खरीदने से पहले उसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग अंचल या जिला में जाते थे, परंतु जब डिजिटल हो जाएगी तो घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। या किसी घर में पाटीदार से झगड़ा हो तो डॉक्यूमेंट मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल या पारदर्शिता होने से खरीद बिक्री तथा दाखिल खारिज में तेजी आएगी। किसी जमीन के बारे में पता करने के लिए हम खुद जांच कर लेंगे। इस प्रकार खरीद और बिक्री में तेजी आएगी। दाखिल खारिज जो अंचल अधिकारी करते हैं वो भी पता जमीन की जांच तुरंत कर लेंगे और दाखिल खारिज भी तुरंत हो जाएगी। दाखिल खारिज के साथ साथ प्लॉट को नक्शा पर भी अलग कर लिया जाएगा। डिजिटल तथा पारदर्शिता होने से जमीन दलाल जो एक ही जमीन को बार बार खरीद बिक्री तथा अन खेसरा बताकर खरीद बिक्री कर देते थे, उनसे छुटकारा मिलेगा। भूमि विवाद समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार जब सब चीज पारदर्शिता आ जाएगी तो विवाद समाप्त हो जाएगा। जीवित रैयत के नाम पर दस्तावेज बनेगा। इस प्रकार जो है घर घर में खुशहाली आ जाएगा। जब किन्हीं को लोन लेना होगा तो वो तुरंत मिल जाएगा। आने वाले समय में जमीन को भी जिस प्रकार ऑनलाइन हम लोग खरीदते हैं कोई वस्तु, उसी प्रकार आने वाले समय में जमीन को भी कहीं से भी खरीद बिक्री कर पाएंगे। आधार कार्ड डॉक्यूमेंट से लिंक्ड हो जाएगा। आधार कार्ड जब डॉक्यूमेंट से लिंक्ड हो जाएगा तो जो पाटीदार अकेले में चुपके से जमीन बेच देते थे वो अब नहीं बेच पाएंगे। एक राजस्व ग्राम में
किसी रैयत का डिजिटल नक्शा के साथ साथ कितना प्लॉट है उसकी जानकारी घर बैठे हो जाएगा। जिस प्रकार हम पिक्चर में देख रहे हैं कि इस प्लॉट को जब हम लोग क्लिक किए तो उस व्यक्ति का जितना भी इस राजस्व ग्राम में प्लॉट है वो मार्क हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस प्रकार उसके गांव में जितना भी प्लॉट हो वो सभी दिख जाएंगे। प्लॉट का पोजीशन नक्शा से जमीन पर पता खुद कर लीजिएगा। जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि जो मेरा प्लॉट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब कोई भी जबरदस्ती इसे यहाँ दखल करेगा तो हम डिजिटल नक्शा को खोलेंगे और देखेंगे कि नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक मेरा है। इस प्रकार किसी भी पोजीशन को पता करने के लिए एक ओवरव्यू के रूप में, एक्यूरेट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ओवरव्यू के बारे में पता बिना किसी अमीन के पता चल जाएगा। अब हम जानते हैं सर्वे में रैयत का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले रैयत का जो कर्तव्य है, प्लॉट का मेड़ सुधार कर चिन्हित कर लेंगे। उसके बाद प्रपत्र 2 जिसे हम लोग स्वघोषणा फॉर्म कहते हैं, 3.1 को वंशावली फॉर्म कहते हैं, ये दोनों फॉर्म को भरकर जमा करेंगे। तीसरा पॉइंट है प्लॉट वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट्स लेकर उपस्थित रहेंगे। चौथा पॉइंट है ग्राम सभा में भाग लेंगे, साथ ही वंशावली सत्यापन कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विवाद तथा अन्य संबंधित जानकारी प्लॉट पर बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है खानापुरी पर्चा और एलपीएम जिसे लैंड पार्सल मैप कहा जाता है वो प्राप्त करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि रहने पर प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति का फॉर्म भरेंगे, जिसकी सुनवाई में उपस्थित रहना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रपत्र 8 की सुनवाई के बाद प्रपत्र 12 का प्रकाशन होगा। उसके बाद भी त्रुटि रहने पर प्रपत्र 14 में दावा आपत्ति का फॉर्म भरेंगे। खानापुरी पर्चा तथा एलपीएम का प्रपत्र देखेंगे। खानापुरी पर्चा का प्रपत्र ये वाला है, जिसमें रैयत का नाम लिखा रहेगा, पिता का नाम रहेगा, जाति का नाम रहेगा, पता रहेगा, पुराना किस खेसरा किस खाता का रहा है वो रहेगा, नया कौन सा खाता है वो रहेगा, खेसरा संख्या ये तो नहीं रहेगा, नया खाता ये आगे चल के बनता है प्रकाशन के बाद, प्रारूप प्रकाशन के बाद। खेसरा संख्या पुराना वाला रहेगा, नया वाला रहेगा। कितना डिसमिल है जो यहाँ पर रहेगा, चौहद्दी रहेगा, भूमि का वर्गीकरण रहेगा, शेष को छोड़कर लगान अभी नहीं होगा निर्धारित, ये 18 के बाद होता है। और किस प्रकार का है आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों इसमें रहेगा। एलपीएम में भूमि का जो प्लॉट है वो प्लॉट का यहाँ पर रहेगा नजरी नक्शा। जैसे 17 नंबर प्लॉट का ये नजरी नक्शा है जिसमें चौहद्दी रहेगा, डिसमिल कितना डिसमिल जमीन है जो रहेगा वो सभी चीज रहेंगे। खाता खेसरा संख्या इसमें 0 दिखा रहा है, जो बाद में सुधार होकर दिखाई दे सकता है, परंतु अभी 0 दिखाई दे रहा है। अब एक प्रश्न जो है सबके मन में बनता है कि फॉर्म कितना भरें। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके बारे में फर्स्ट कि पुराना खेसरा अलग अलग है परंतु प्लॉट एक ही है, तब 2 कंडीशन बनता है। जब खेसरा अलग अलग है तो दोनों एक ही नाम से हो और दोनों का आधार सेम हो, या तो दोनों दस्तावेजी ही हो, आधार का मतलब या दो खतियानी। तो
एक ही फॉर्म में भरेंगे। लेकिन दूसरा जब कंडीशन बनता है कि क्रेता तो सेम है लेकिन दावा का आधार समान नहीं है, तब अलग अलग फॉर्म में भरेंगे। क्योंकि एक क्रेता तो सेम होता है, एक होता है दस्तावेजी, एक होता है दान वाला, एक होता है बंदोबस्ती। तो दावा का आधार सेम होने, अलग अलग होने पर अलग अलग फॉर्म में भरेंगे। ध्यान रहे साथ ही अलग अलग पुराने खेसरा को जमीन पर मेड़ लगाकर चिन्हित कर लेंगे। दूसरा देखते हैं कि दावा का आधार अलग अलग है परंतु प्लॉट एक ही है। पुराना खेसरा समान हो या अलग हो तब भी हम लोग अलग अलग फॉर्म भरेंगे। ध्यान रहे साथ ही जमीन पर मेड़ लगाकर चिन्हित कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है कि एक ही पुराने खेसरा का अनेक दस्तावेज है परंतु प्लॉट एक ही है, तब एक ही फॉर्म में सभी दस्तावेज को भरिए। ध्यान रहे क्रेता, पुराना खेसरा तथा दावा का आधार समान हो। मतलब 4 दस्तावेज है तो चारों में क्रेता का नाम वही हो, खेसरा सेम हो, दावा का आधार या तो चारों दस्तावेजी हो या तो चारों खतियानी हो, तब एक ही फॉर्म में भर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि बेचे गए जमीन का फॉर्म नहीं भरेंगे। अब हम देखेंगे फॉर्म जिसे प्रपत्र 2 या 3.1 कहा जाता है, वो कैसे भरें। तो उसमें सबसे पहले अंकित होते हैं राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम में क्या लिखना है, उस ग्राम का नाम भरेंगे जिस ग्राम में आपकी जमीन हो। अपना पता वाला ग्राम का नाम नहीं लिखेंगे। अगला है थाना नंबर, तो उस ग्राम का थाना नंबर भरेंगे जिस ग्राम में आपकी जमीन हो। इसका संबंध पुलिस थाना से नहीं है, वो राजस्व ग्राम के अनुसार थाना नंबर होता है। अगला है हल्का नंबर, उस हल्का नंबर को भरेंगे उस ग्राम की जमीन सर्वे अधिकारी से पता कर कर भरेंगे। थाना जो आपको पता होगा, अंचल भी आपको पता होगा, जिला भी आपको पता होगा। अभियुक्ति, इस कॉलम में प्लॉट का दखल नहीं होने पर तथा कोर्ट में केस रहने की स्थिति में वर्णन करेंगे या किसी अन्य संबंधी जो कॉलम में नहीं हो वो अभियुक्ति कॉलम में लिख देंगे। अगला है पॉइंट है दावा का आधार। दावा का आधार या तो केवाला हो सकता है, या तो बंदोबस्ती हो सकता है, या तो खतियानी हो सकता है, या किसी अन्य प्रकार से हो सकते हैं, वो उसमें वर्णन करेंगे। साथ ही अगर दस्तावेजी है तो उसका डीड नंबर लिखेंगे, डेट के साथ लिखेंगे। दावा का आधार ये इस प्रकार से भी हो सकते हैं, या तो रैयती हो सकते हैं, घोषित बटाईदार हो सकते हैं, बदलैन हो सकता है, भूदान हो सकता है, डिक्री वाला हो सकता है, भूमि अर्जन, बसका केवाला, ये सब एक ही को बोला जाता है। बख्शीश, वसीयतनामा, बंदोबस्ती, पर्चा, भू हदबंदी से अर्जित भूमि, जो जिस प्रकार से आप दावा कर रहे हैं उसमें उस कॉलम में भरेंगे। अगला पॉइंट है जमाबंदी नंबर। जमाबंदी नंबर जो रसीद में लिखा होता है उसको भरेंगे। लगान, लगान भी रसीद में होता है, उसको भरेंगे। किस्म जमीन, किस्म जमीन जैसे कि आप जिस जमीन को भर रहे हैं वो अभी वर्तमान में किस प्रकार का है, कृषि भीट है कि धनहर है, उसमें बगीचा है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, व्यवसाय के लिए बनाए हैं, जिस प्रकार से आपका जमीन हो वर्तमान में उसका कॉलम में भरेंगे। अगला पॉइंट है चौहद्दी। चौहद्दी को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि प्लॉट नक्शा के अनुसार वर्तमान में दस्तावेज से जानकारी लेकर भरेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि चौहद्दी वाले अपने फॉर्म के चौहद्दी में अपना नाम भरवाएं, क्योंकि दस्तावेज में किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त होने पर चौहद्दी वाले दस्तावेज से पता लगाया जाता है। चौहद्दी वाले में अगला है रकवा। दस्तावेज में जो रकवा है उसको डिसमिल में भरें। खाता जो कि आपके दस्तावेज में होगा,
खेसरा भी आपका दस्तावेज में होगा। पता जिस स्थान के आप रहने वाले हैं अपने आधार कार्ड से लिख लेंगे। एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग कमेंट में लिखकर बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि एक खेसरा, एक प्लॉट जिसे बोलते हैं, एक प्लॉट का कितना खाता खोला जा सकता है? ऑप्शन 5 है, ए बी सी डी ई। ए में है 1 स्वयं या संयुक्त, बी में है 2 स्वयं या संयुक्त, सी में है 3 स्वयं या संयुक्त, डी में है 4 स्वयं या संयुक्त, ई में है जितना संयुक्त में नाम हो। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें। नेक्स्ट है रैयत का नाम। वर्तमान में दस्तावेज या जमाबंदी रैयत खतियान हो या जमाबंदी रैयत हो, इसके पुराने खेसरा से एक ही प्लॉट का निर्माण हुआ है। जैसे कि हम देखेंगे पिक्चर में कि ये इसका पुराना खेसरा रेड वाला था, और अभी जो डिजिटल है येलो वाला, पीला वाला, वो नया प्लॉट एक ही बना है। पुराना खेसरा भी एक था, नया प्लॉट भी एक था। तो फर्स्ट कंडीशन बनता है कि इस प्लॉट का जो जमाबंदी रैयत है या खतियान के जो वंशज हैं, जीवित रहने पर, जमाबंदी रैयत के जीवित रहने पर जमाबंदी रैयत के नाम से फॉर्म भरेंगे। दूसरा कंडीशन बनता है कि जीवित नहीं हो जमाबंदी रैयत, तब क्या भरेंगे? तो जमाबंदी रैयत के सभी जीवित वंशज के संयुक्त रूप से नाम भरेंगे, साथ ही वंशावली संलग्न करेंगे। जो वंशावली का सत्यापन ग्राम सभा में किया जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि जमाबंदी रैयत के एक हिस्सेदार तो जीवित हैं, लेकिन एक हिस्सेदार जीवित नहीं है, तब क्या करेंगे? तो जो जीवित वाले हिस्सेदार अपना नाम भर लेंगे, परंतु जीवित नहीं है वो हिस्सेदार के, मान लेते हैं 2 पुत्र हैं, तो दोनों पुत्र का नाम से फॉर्म भर लेंगे एक साथ संयुक्त रूप से। साथ ही ये भी वंशावली संलग्न करेंगे जो ग्राम सभा में सत्यापन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में दस्तावेज जमाबंदी रैयत या खतियानी हो, उसके पुराने खेसरा से 2 या 2 से अधिक प्लॉट में विभाजन हो गया है, तब क्या करेंगे? तो इसके भी 2 कंडीशन बनते हैं। फर्स्ट कंडीशन बनता है कि जैसे कि पुराना खेसरा ये रेड वाला, ये है पुराना खेसरा, पीला वाला है नया खेसरा जो कि 3 प्लॉट को दर्शा रहा। फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, और थर्ड ये हुआ। तो ये 3 प्लॉट नए बनाकर जोत रहे हैं, बंटवारा से सहमत हैं तथा प्रत्येक हिस्सेदार का रकबा भी बराबर बराबर है। तब प्रत्येक हिस्सेदार अपने नाम से फॉर्म भरेंगे, साथ ही वंशावली तथा बंटवारा नामा का फोटोकॉपी साथ में लगाएंगे। वंशावली को ग्राम सभा में सत्यापन कराएंगे। दूसरा कंडीशन बनता है कि बंटवारा से सहमत नहीं है तथा प्रत्येक हिस्सेदार का रकबा भी बराबर बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे? तो इस प्रश्न में तब है कि संयुक्त रूप से नाम भरेंगे, और जो 2 या 2 से अधिक प्लॉट में प्लॉट का विभाजन कर रहे हैं उसको एक प्लॉट का नक्शा में परिवर्तन कराएंगे, अथवा नहीं कराने की स्थिति में तीनों में संयुक्त रूप से नाम से खाता खुल जाएगा तथा वंशावली संलग्न करेंगे, ग्राम सभा में सत्यापन भी कराएंगे। साथ ही जो रैयत अपने नाम से फॉर्म भरे हैं उन्हीं का सिग्नेचर होना चाहिए, उन्हीं का मोबाइल नंबर होना चाहिए, उन्हीं का आधार नंबर होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि फॉर्म के साथ किस किस का फोटोकॉपी लगाएं? तो खतियान का नकल लगाएं,
दस्तावेजी है तो जिस दावा का आधार जिस प्रकार से किए हैं उसका फोटोकॉपी लगाएंगे। रसीद, करंट रसीद लगाएंगे। वंशावली लगाएंगे। आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाएंगे। बंटवारा नामा का फोटोकॉपी लगाएंगे। फॉर्म भरने से पहले आप एक फील्ड बुक बना लें जिसमें इस प्रकार से लिखा हो, जैसे कि क्रम संख्या, कितना प्लॉट है उससे पता चल जाएगा कितना फॉर्म भरना है। उसका नजरी नक्शा बनाएं, जैसे प्लॉट जिस प्रकार से है उसका प्लॉट को बनाएं और इसका रकबा भी निकाल के मिलाएंगे कि जो दस्तावेजी रकबा है उससे मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो प्लॉट को सुधार भी कर लेंगे। किस खाता संख्या किस खेसरा का है, दावा का आधार है क्या, जमाबंदी नंबर क्या है। और जब प्लॉट पर जाएं तो इसको नया नंबर भी नोट कर लें और इस नया नंबर के अनुसार ही चौहद्दी भरें। इस प्रकार से फील्ड बुक बनाने से आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं उद्घोषणा का प्रपत्र 1, जिसमें राजस्व ग्राम रहेगा, थाना नंबर रहेगा, अंचल रहेगा, जिला रहेगा। ये बंदोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ ही इसमें सूचना दिया जाता है रैयत को कि जिस ग्राम के होते हैं उस ग्राम को सूचना दिया जाता है कि सभी भूधारियों, लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधो हस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैमाइश, जांच पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं जैसे भी आवश्यक हो हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की बाधा अड़चन उत्पन्न न करें। आपको यह भी निर्देशित दिया जाता है कि अपनी भूखंडों की सीमाओं को भूखंडों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लें और तिथि अंकित रहता है। जिस तिथि से ये अंकित रहता है उस तिथि से उस ग्राम सभा में सर्वे शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रपत्र 2, जो रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्वघोषणा का प्रपत्र होता है, जिसको हम लोग पहले ही हम बता चुके हैं। जिसमें भरना है राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर, पुलिस थाना, अंचल, जिला, रैयत का नाम, स्थायी पता, खाता, खेसरा, रकबा, डिसमिल में, चौहद्दी, वर्तमान चौहद्दी भरना है, किस में जमीन किस प्रकार की जमीन है, लगान रसीद से देख कर भर लेंगे। जमाबंदी संख्या भी रसीद से देख लेंगे। भूमि में दावा का आधार किस प्रकार से आपको जमीन मिला है। अभियुक्ति अगर कोई विवाद या केस नंबर हो या जो भी जानकारी जो इस कॉलम में नहीं हो, रैयत का हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, ये सब भर लेंगे। और इसी में है प्रपत्र 3(1), जो जिसे वंशावली का फॉर्म बोला जाता है। ये 2 प्रति में होता है। फर्स्ट प्रति ये होता है, सेकेंड ये होता है। इसमें अंचल होता है, अंचल का नाम भरेंगे, जिला का नाम भरेंगे। इसमें जो है उस वंशावली से जो रैयत है वो अपना नाम भरेंगे, अपना जाति का नाम भरेंगे। प्रपत्र 2 में जो अंकित है, जैसे जमाबंदी रैयत से जमाबंदी चल रहा है या खतियान जिनसे चल रहा है उसका नाम भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, ग्राम भरेंगे, राजस्व ग्राम। ग्राम का मतलब जहाँ का पता है, राजस्व ग्राम जहाँ आपकी जमीन है, अंचल, जमाबंदी संख्या, खाता खेसरा संख्या, रकबा उत्तराधिकार से या बंटवारा से प्राप्त हुआ है। ये सब यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे।
सेम चीज ये भी है, रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता, या इसमें खाता खेसरा तो सेम ही रहेगा। खतियान का रकबा जो बंटवारा नामा के बाद जो बंटवारा से प्राप्त हुआ वो रकबा भरेंगे। जो हद्दी भी नया वाला भरेंगे। जमाबंदी संख्या तो सेम होगा। यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। इस प्रकार से 3(1) का इसमें दिखा दिए हैं। अब आगे देखते हैं। प्रपत्र 3.1 वंशावली का फॉर्म के साथ साथ वंशावली का भी यहाँ पर फोटोकॉपी लगाना है। तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि वंशावली कहाँ से शुरू करें। तो वंशावली खतियान में जो नाम है, जिस खाता का नाम है उस खतियान के नाम से ही वंशावली बना है। अगर किसी व्यक्ति का उस राजस्व ग्राम में खतियानी जमीन नहीं है, तब मृत्यु जमाबंदी रैयत मृत्यु वाले से वंशावली बनाएंगे। वंशावली बनाते समय जिनका मृत्यु हो गया है उनमें स्वर्गीय जरूर लिखें। कहाँ तक बनाएं? तो जहाँ तक जीवित हैं वहाँ तक बनाएं। जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं कि वंशावली जो है, स्वर्गीय रामधानी सिंह के एक पुत्र थे, तो एक एंगल देकर स्वर्गीय धनी सिंह लिखे। अब धनी सिंह के 3 पुत्र थे तो 3 को बनाए। इस प्रकार से अगर जीवित नहीं है तो इनके भी पुत्र का वंशावली बनाए। अगर जीवित हैं तो यहीं तक रहने थे, इसके आगे नहीं बनाना है। जहाँ तक जीवित हैं वहीं तक बनाना है। और इसमें किसका वंशावली है, किस खाता खेसरा का वंशावली है, उसको भी इसमें लिख देंगे और ग्राम सभा में सत्यापन कराएंगे। सभी पट्टीदार अलग अलग वंशावली नहीं भरेंगे, सबका एक वंशावली बनाएंगे, ग्राम सभा में सत्यापन कराएंगे, उसी का फोटोकॉपी फॉर्म में लगाएंगे।